भुवनपुर गांव में धीरे धीरे शाम का अंधेरा उतर रहा था। आसमान में घने बादल छा गए थे और चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। नदी का किनारा, गांव की कच्ची सड़कें, यहां तक कि पेड़ पौधे भी अंधेरे में ढक गए थे। दूर कहीं बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। लग रहा था कि थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे ही समय हर दिन की तरह आज भी जग्गादा के घर के सामने लोगों की महफिल जम गई थी। लगता है आसमान बहुत भारी हो गया है। लगता है बारिश शुरू होने में ज्यादा देर नहीं है। सही कह रहे हो। और तुम मेले में नहीं गया? नवरात्रि की पूजा के मौके पर इस बार बड़ा मेला लगा है। अरे आप तो जानते ही हैं, शाम की गपशप किए बिना कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और हरिया भी अभी तक नहीं आया। वो आ जाए तो फिर सब मिलकर मेले में चलेंगे। ठीक है, चलेंगे। लेकिन आज रात की बात याद है ना तुम्हें? अगर फिर से वही काली छाया गांव में उतर आए तो? अरे शुभ दिन पर ऐसी अशुभ बातें मत करो। और फिर काला नंदन गुरुदेव ने तो बहुत पहले ही उस काली छाया को गांव से भगा दिया था। फिर भी आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? अरे जग्गादा, आप और हरिया इन बातों पर विश्वास नहीं करते, ये तो हम जानते हैं। लेकिन गुरुदेव जाते समय साफ कह गए थे, उनके मरने के बाद वो काली छाया फिर लौट सकती है। लेकिन पिछले साल पूजा में तो कुछ नहीं हुआ। इस साल भी कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस बेकार में डर रहे हो। ये डरना नहीं है, सावधान रहना है, समझा क्या? जो तुम और हरिया कभी नहीं मानते। जब गुरुदेव ने अपनी आंखों के सामने सब दिखाया था, तब तो तुमने विश्वास किया था। लेकिन उससे पहले तक तुम लोग उस काली रात पर विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, ये सब छोड़ो, लेकिन हरिया अभी तक आया क्यों नहीं? आने दो हरिया को, थोड़ा देर से ही सही। तुम लोग बैठे हो तो थोड़ा मन बहलता है, नहीं तो सब लोग तो मेले में चले गए हैं। इसी समय हरिया गांव की सड़क से चलता हुआ जग्गादा के घर के सामने आकर खड़ा हो गया और रामू के पास बैठ गया। आसमान में बिजली चमक रही थी। क्या बात है दाला, आज तो खूब गपशप चल रही है रामू के साथ। लेकिन तुम लोग अभी तक मेले में नहीं गए? तेरा ही इंतजार कर रहे थे। चल अब मेला चलते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरा भांजा नंदू याद है? 2 साल पहले दुर्गा पूजा में आया था। आज वो बनारस से आ रहा है। वो आ जाए तो मैं उसे लेकर मेले में जाऊंगा। और सुना है उसका एक दोस्त भी साथ आ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन क्या तू उन्हें घाट पर लेने नहीं जाएगा? शहर का लड़का अकेले गांव की सड़क से आए, ये ठीक नहीं है रे। अरे दादा, मैंने पहले कहा था कि मैं घाट पर जाऊंगा, लेकिन नंदू बोला, मामा मैं अब छोटा नहीं हूं, मैं अपने दोस्त के साथ आ जाऊंगा। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। नदी में नाव चलाते हुए मछुआरा गांव के घाट की ओर बढ़ रहा था। नाव में 2 युवक बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। बाबू, हम भुवनपुर गांव के पास पहुंच गए हैं। सामने ही गांव दिखाई दे रहा है। हाँ काका, 2 साल पहले आखिरी बार मामा के घर आया था। बीच में पढ़ाई की वजह से आ नहीं पाया, लेकिन इस बार दोस्त को भी साथ लेके आया हूँ। सावधानी से जाना बाबू। देख रहे हो ना, आसमान में घने बादल हैं। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। ठीक है काका। काका बहुत अच्छे थे ना? हाँ, बहुत मिलनसार थे। और मेरे मामा के गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तू देखना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल। नंदू और उसका दोस्त पैदल गांव की ओर बढ़ रहे थे। अरे तेरे मामा के घर पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? हम तो बस चलते ही जा रहे हैं।
घाट पर उतरने के बाद कोई गाड़ी नहीं मिली। ज्यादा दूर नहीं है, आगे जो बांस का झोपड़ दिख रहा है उसके बाद थोड़ा आगे ही मामा का घर है। चल चल पहुंच जाएंगे। शायद गांव के सभी लोग मेले में गए हैं, इसलिए रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात करते करते वे दोनों बांस के जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए। तभी अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक से रास्ता कुछ पल के लिए रोशन होता और फिर घना अंधेरा छा जाता। अरे ये क्या, अचानक तूफान शुरू हो गया। अब आगे जाना मुश्किल है। चल थोड़ा आगे देखते हैं, कोई पेड़ मिला तो उसके नीचे रुक जाएंगे। हाँ चल। अरे आसपास तो कोई पेड़ दिख नहीं रहा, बस चारों तरफ बांस का जंगल है। 2 साल पहले आया था, शायद तब पेड़ थे, अब तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहे। भाई क्या मुसीबत में पड़ गए हम, सामने तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तेज हवा और बारिश के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तभी बांस के जंगल से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्या हुआ बच्चों, इस तूफान में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ दादाजी। शहर से आए हैं हम दोनों। हरियापाल मेरे मामा हैं। अच्छा, तो तुम हरिया के भांजे हो। लेकिन बच्चों, इस तूफान में आगे जाना ठीक नहीं। यहीं पास में मेरा छोटा सा कच्चा घर है, तुम मेरे साथ चलो। बारिश कम हो जाए तो मैं खुद तुम्हें हरिया के घर छोड़ दूंगा। चलो। नंदू, क्या हमें इस दादाजी के साथ जाना चाहिए? इस तूफान में आगे जाना भी तो मुश्किल है। ठीक है दादाजी, चलिए। जब तक बारिश कम नहीं होती आपके घर में ही रुक जाते हैं। तूफान और बारिश के बीच नंदू और उसका दोस्त उस बूढ़े आदमी के साथ बांस के जंगल के अंदर जाने लगे। काफी देर चलने के बाद वे एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी बहुत पुरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहता, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए वे बूढ़े आदमी के साथ अंदर चले गए। ए कालीचरण, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। कितने साल बाद मुझे भी ताजा शिकार मिले हैं। तू इनको संभाल, मैं चलता हूं। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारी खैर नहीं। अचानक भयानक हंसी के साथ बूढ़ा आदमी गायब हो गया और कमरे के अंधेरे कोने से एक भयानक पिशाच सामने आया। उसके हाथ में तेज चाकू था और पास ही खाट पर एक घायल लाश पड़ी थी। ये क्या है? वो दादाजी कहाँ गए? नंदू, ये तो असली नर पिशाच है। मैं नर पिशाच हूं, बिल्कुल सही पहचाना। अब तुम्हारी किडनी, आंखें सब निकाल कर बाकी मांस और हड्डियां चबा चबा कर खाऊंगा। अंकुश, वो बूढ़ा हमें जाल में फंसाकर यहाँ लाया था। हमें अभी भागना होगा। भागोगे कहाँ? कहाँ भागोगे? मेरे यहाँ जो आता है उसकी किडनी और आंखें निकाले बिना मैं जाने नहीं देता। आओ आओ, मेरे पास आओ। अंकुश खड़ा मत रहे, भाग भाग जल्दी। दोनों जान बचाकर वहां से भागने लगे। डर के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं।
काफी देर भागने के बाद वे गांव पहुंच गए, लेकिन थकान और डर से दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह की धूप भुवनपुर गांव पर पड़ी। नंदू और अंकुश अब अपने मामा के घर में बिस्तर पर लेटे थे। सामने मामा हरिया, रामू और गुनिन दादा खड़े थे। कुछ देर बाद नंदू और अंकुश को होश आया। वो हमें मार देंगे, हमारी किडनी, हमारी आंखें निकाल लेगा। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ हमें। शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। नंदू, तुम अब मेरे घर में हो। मामा, मामा, कल रात। हाँ बेटा, बताओ कल रात क्या हुआ? हम नाव से उतरकर गांव के रास्ते पर चल रहे थे। फिर पास के जंगल में पहुंचे और अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। फिर एक बूढ़ा आया और वो अपने घर ले गया हमें। उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ, हमें उसके बाद कुछ भी याद नहीं है मामा। फिर मैं, रामू और भोला काका तुम्हें ढूंढने निकले। रात बहुत हो गई थी, तूफान भी तेज था। फिर हमें तुम दोनों गांव के बीच में बेहोश पड़े मिले। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मामा, आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपको घाट पर आने से मना किया था, लेकिन मेरा एक सवाल था। वहां हम अकेले नहीं थे, वहां कुछ बहुत ही डरावने लोग भी थे। वो कौन थे मामा? शायद इसी वजह से मैं खुद को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हें सब बताता हूं। 2 साल पहले अचानक गांव से लोग गायब होने लगे। छोटे से लेकर बूढ़े तक कोई भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लोग कहां जा रहे हैं। फिर एक दिन गांव वालों ने बांस के जंगल में देखा, वही बूढ़ा कालीचरण और उसका साथी गुड्डू एक बूढ़े आदमी के शरीर को काटकर कुछ निकाल रहे थे। यह देखकर गांव वालों ने बाकी लोगों को बुलाया। सभी लाठी लेकर वहां पहुंचे। तब पता चला कि वे लोग उत्तर प्रदेश के एक अंग तस्कर गिरोह से जुड़े थे। गुस्से में गांव वालों ने दोनों को मार डाला। फिर क्या हुआ? 1 साल सब ठीक रहा, लेकिन अगले साल उसी रात वे दोनों पिशाच बनकर वापस लौट आए। जो भी गलती से वहां जाता, वे उसकी किडनी और आंखें निकाल लेते और उसे मार देते। फिर एक दिन कानंदन गुरुदेव आए। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति से उन पिशाचों को रोक दिया। लेकिन गुरुदेव ने चेतावनी दी थी, अगर वे मर गए तो काभी ना काभी वो दोनों पिशाच फिर लौट सकते हैं। लेकिन वो दिन आज का ही होगा, और वो भी तुम दोनों के साथ। ये किसी को पता नहीं था। आज नंदू और अंकुश, तुम दोनों सिर्फ अच्छी किस्मत से बचकर लौटे हो। हाँ खुरो दादा, आप सही कह रहे हैं। पूरी बात सुनकर नंदू और अंकुश चुप हो गए। फिर गांव वालों ने एक शक्तिशाली तांत्रिक गुरुदेव को बुलाया और उस प्रेतात्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह घटना पूरे गांव से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई।